हेलो एवरीवन, आई एम सी ए पीएश गुप्ता। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों एक अकाउंटेंट जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहा है, वो अगर 8 लाख रुपए कमा रहा है और वही अकाउंटेंट अगर आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो वहाँ 20 लाख कमा रहा है। डिग्री वही है, स्किल्स वही है, एक्सपीरियंस वही है, पर्सन भी इनफैक्ट वही है। तो सैलरी में इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि सच्चाई ये है कि आपकी सैलरी में आपकी स्किल्स के ऊपर ही नहीं सिर्फ, बल्कि इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। कुछ इंडस्ट्रीज ना नेचुरली अकाउंटेंट को ज़्यादा पे करती हैं, और आज मैं आपको 5 ऐसी हाई पेइंग इंडस्ट्रीज के बारे में बताने वाला हूँ जो मतलब आपको बाय डिफॉल्ट दूसरे से थोड़ा एक्स्ट्रा पे हमेशा करेंगी करेंगी। फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड प्राइवेट इक्विटी। ये लिस्ट में ना सबसे ऊपर है और इसका कारण बहुत साफ है। ये फाइनेंस की दुनिया का सबसे प्राइम डोमेन है। लॉजिक क्या है कि इस इंडस्ट्री में अकाउंटेंट सिर्फ हिसाब किताब नहीं रखते, वो करोड्स एंड करोड्स की डील की ना अकाउंटिंग मैनेज करते हैं। वो मर्जर एक्विजिशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो बनाना, कंपनी वैल्यूएशन निकालते हैं, वो ड्यू डिलिजेंस जैसे हो गए, ये सारे वर्क करते हैं। यहाँ एक छोटी सी गलती से भी ना करोड़ों का नुकसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ रिस्क और वैल्यू दोनों ही बहुत ज़्यादा है, इसलिए कंपनसेशन भी आपको बाकी कंपेरेटिवली ज़्यादा मिलता है। एक एग्जांपल से समझो, जब कोई प्राइवेट इक्विटी फर्म एक स्टार्टअप में 100 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है, तो आप जैसे अकाउंटेंट्स की वहाँ एक टीम होती है जो ये पता लगाती है कि उस स्टार्टअप की असली कीमत क्या है और उससे पैसा लगाना सिक्योर है या नहीं है। आप सीधे तौर पर एक 100 करोड़ के फैसले का हिस्सा बन पा रहे हो, तो सैलरी भी आपको उसी के हिसाब से फिर मिलेगी। सेकंड है आईटी या फिर सैस। आज के ज़माने में ना सोने की खान कह सकते हो आप आईटी इंडस्ट्री को, खासकर सैस। सैस का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जैसे ज़ोहो, क्विकबुक या फिर टैली हो गया, या कोई भी जो सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं। इन कंपनीज का अकाउंटिंग ना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। उन्हें जो कॉम्प्लेक्स रेवेन्यू रिकॉग्निशन स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको फॉलो करना होता है। एम्प्लॉयज को जो शेयर्स देते हैं, ईसॉप जिनको कहते हैं, कि उनकी अकाउंटिंग करनी होती है। और इनके अलावा जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे क्लाइंट्स इंटरनेशनल है, उसकी वजह से ग्लोबल टैक्स लॉ को भी संभालना पड़ता है। इस स्पेशलाइज्ड नॉलेज के लिए कंपनीज हाई प्रीमियम पे करने को तैयार रहती हैं। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको भी। एक सेस कंपनी अपने कस्टमर को 3 साल का सब्सक्रिप्शन देती है। अब उस 3 साल के इनकम को इसी साल में दिखाना है या 3 सालों में डिवाइड करना है, ये फैसला कंपनी की वैल्यूएशन को करोड़ों का असर डाल सकता है। ये काम एक स्पेशलाइज्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है। तो इतने बड़े बड़े डिसीजन लेने हैं तो फिर पैसा भी मोटा मोटा मिलेगा। थर्ड आता है फार्मास्यूटिकल्स एंड हेल्थ केयर। ये ना एक एवरग्रीन इंडस्ट्री है और जो हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहती है, और धीरे धीरे तो और प्रॉफिटेबल होती जा रही है। और यहाँ अकाउंटेंट का रोल ना बहुत क्रिटिकल होता है। इसका भी लॉजिक समझो, कंपनीज का सबसे बड़ा खर्चा कहाँ होता है? R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। एक नई दवाई बनाने में अरबों रुपए लग जाते हैं। इन खर्चों की अकाउंटिंग कैसे की जाए, पेटेंट की वैल्यूएशन कैसे निकाली जाए और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कैसे कंट्रोल में किया जाए, ये सब ना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। आपको नाम से ही लग रहा होगा, सुन के ही लग रहा होगा, तो कॉम्प्लेक्स है भी। साथ ही ना इस इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट रेगुलेशंस बहुत सख्त होती हैं। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को, प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से जो सैलरीज है वो आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। एग्जाम्पल दूँ इसका भी। एक अकाउंटेंट है जो R&D अकाउंटिंग में एक्सपर्ट है, ठीक है। वो कंपनी की मदद करता है ये तय करने में कि जो दवाई क्लिनिकल ट्रायल है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, वो फाइनेंशियली भी वियाबल होगा या नहीं होगा। इसमें अरबों खरबों रुपए का फैसला होता है। तो ये डिसीजन में अगर कोई हेल्प कर रहा है तो उसको सैलरी भी अच्छी मिलेगी। फोर्थ इज मैनेजमेंट कंसल्टिंग। कंसल्टिंग फर्म्स का खुद एक कोई प्रोडक्ट नहीं बेचती हैं, वो अपना दिमाग और अपनी एक्सपर्टाइज जो है वो सेल करती हैं, ठीक है, और वो भी एक अच्छी महंगी अमाउंट पर। तो जब कोई बड़ी कंपनी मुश्किल में होती है ना, तो वो क्या करती है, वो मैनेजमेंट कंसल्टेंट को हायर करती है। इन कंसल्टिंग फर्म्स में जो अकाउंटेंट्स काम करते हैं वो इन क्लाइंट्स की सबसे बड़ी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। वो उनके लिए क्या करते हैं, कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रेटेजीज बनाते हैं कि कैसे कॉस्ट कम करी जाए, फाइनेंशियल सिस्टम को कैसे रिडिजाइन किया जाए, जो बिजनेस प्रोसेसेस है क्लाइंट्स की उनको इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि वो सीधे तौर पर क्या दूसरी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा रही है। तो इसलिए उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि करोड़ों का फर्क पड़ता है कंपनीज को, और कौन कर रहा है, ये अकाउंटेंट्स कर रहे हैं, तो सैलरी भी अच्छी मिलेगी। एग्जाम्पल लेते हैं कि आपकी कंसल्टिंग फर्म है और वहाँ पे ना टाटा ग्रुप ने आपको हायर किया है, ये पता लगाने के लिए कि वो अपनी किसी एक सब्सिडरी का प्रॉफिट 20% या 25% कैसे बढ़ा सकती है। इस प्रोजेक्ट का काम करने वाला अकाउंटेंट की वैल्यू आप खुद समझ सकते हो, कितने करोड़ों रुपए का वो डिसीजन में हेल्प कर रहा है, तो उसकी सैलरी कितनी होगी। तो ये टीम काम करती है, ऐसा नहीं सिंगल पर्सन हेल्प करता है, पूरी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी काम कर रही है जहाँ पे बहुत सारे अकाउंटेंट्स हैं। तो वो सारा मतलब मैनेजमेंट कंसल्टेंसी को पेमेंट अच्छी हो रही है तो वो आगे अकाउंटेंट्स को भी पेमेंट अच्छी करेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या एक्सपर्टाइज नॉलेज चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी 12th पास आउट या ग्रेजुएट जो है या किसी ने बस ऐसे ही कहीं से सीखा कुछ भी और वो कर लेगा, ये काम वो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे एजुकेटेड पर्सन चाहिए, तो फिर सैलरी भी अच्छी मिलती है।
फिफ्थ इज ऑयल एंड गैस एनर्जी सेक्टर। ये इंडस्ट्री कैपिटल इंटेंसिव है, यानी यहाँ पे ना बहुत बड़े पैमाने पर पैसा लग जाता है। इस सेक्टर में प्रोजेक्ट जैसे कि एक तेल का कुआं खोदने या एक पावर प्लांट लगाना हजारों करोड़ों का होता है। तो यहाँ के अकाउंटिंग में ना जो जैसे जॉइंट वेंचर्स हैं, इंटरनेशनल टैक्स ट्रीटीज हैं, एसेट डेप्रिसिएशंस है, या फिर मैं अगर कहूँ रेगुलेटरी कंप्लायंसेस की बहुत गहरी समझ चाहिए होती है। प्रोजेक्ट्स का ना स्केल इतना बड़ा होता है कि वो कंपनी टॉप टैलेंट को हायर करने के लिए ना कोई कसर नहीं छोड़ती है। उनको बिजनेस इतना बड़ा है कि वहाँ वो अच्छे से अच्छा टैलेंट हायर करती है। एक एग्जांपल समझो, एक अकाउंटेंट जो ओएनजीसी और रिलायंस के बीच एक जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने में हेल्प कर रहा है ना, कि कैसे वो हजारों करोड़ों की एसेट्स और लायबिलिटी को संभाल रहा है, तो ऐसे रोल के लिए ना जो कंपनीज हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे भी करती हैं। तो अगर मैं सबको समराइज करूँ ना, तो समरी ये है कि अगर आप एक हाई पेइंग करियर चाहते हो तो अपने स्किल्स के साथ साथ सही इंडस्ट्री को भी चूज करना पड़ेगा। स्किल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, आईटी, फार्मा कंसल्टिंग हो गया, फार्मा या कंसल्टिंग, और एनर्जी सेक्टर जैसे हो गए, ये 5 ऐसी इंडस्ट्री हैं जहाँ पे आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। ठीक है, तो आप अपनी स्किल्स पे वर्क करो और उसके बाद ट्राई करो कि इन इंडस्ट्री में आप ज्वाइन कर पाओ। आपको अपने आप दिखेगा अप्लाई करते वक्त कि सैलरी डिफरेंस थोड़ा यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है ना, तो ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो जो कॉमर्स फील्ड से हैं या किसी भी फील्ड से हैं, ताकि वो भी एक सही डिसीजन ले पाए कि हाँ अपनी सैलरी कैसे बढ़ानी है एक इंडस्ट्री के डिफरेंस के कारण। ठीक है, और वही ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कुछ मिलेगा। अगर आप इतना कुछ नहीं सीख सकते हो या नहीं सीखना चाह रहे हो, इतनी ज़्यादा एक्सपर्टाइज नहीं लेना चाह रहे हो, एक बिना किसी एक्सपीरियंस के जूनियर अकाउंटेंट कैसे जो बाकी स्टूडेंट है 10 to 25 लाख रुपीज़ पर एनम अर्न कर रहे हैं, वो सारी डिटेल्स आपको ऐप में मिल जाएगी। उन चीज़ों को देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है ना, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।